the inpatient dental anesthesia, and this is a topic for the major oral and facial maxillary surgeries. What could be the classification of the in dental patient anesthesia? So the first one is the classification. मेजर जो ऑर्थोजेंटिक सर्जरीज हैं जिसमें आपके जॉ करेक्शन सर्जरीज हैं, मेजर जो ट्यूमर रिसेक्शन सर्जरीज हैं एंड पैलेट सर्जरीज हैं. कंसर्न क्या होगा इस टॉपिक में? So this is about the altered airway anatomy, the shared operative field with the surgeon, and anesthetic drugs concentration and choices and the dose dependent and the patient dependent also, and the appropriate time for the tracheal extubation, and what could be the blood losses in these patients and the temperature control. So there are some anatomical disturbances in these patients which are the selected congenital syndromes associated with the difficult endotracheal intubation. सो द फर्स्ट वन इज़ द डाउन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि आपके जो टंग साइज़ है वो लार्ज होते हैं कंपेयर्ड विद द ओरल कैविटी. स्मॉल ओपनिंग माउथ ओपनिंग है विच मेक द लेरिंगोस्कोपी वेरी डिफिकल्ट, एंड स्मॉल सब ग्लोटिक डायमीटर पॉसिबली बिकॉज द लेरिंजोस्पाज्म फ्रिक्वेंटली उसकी वजह से हो सकता है. गुलेंडर जो सिंड्रोम है, गुलेंडर जो उसको बाज़ लोग कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या होता है जो मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया है एंड सर्वाइकल स्पाइनल एबनॉर्मलिटीज़ है which make the patient difficult for the laryngoscopy. Clepal field जो है वो आपके neck rigidity because of the cervical vertebral fusion, जिसकी वजह से intubation and जो ventilation है उसमें आपके या fast ventilation जो है वो difficult कर जाते हैं. फिर रॉबिन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो स्मॉल माउथ ओपनिंग है, लार्ज टंग है, मैंडिबुलर एनॉमलीज है which make patient difficult for the intubation, laryngoscopy. इसमें आप क्या करेंगे कि आपके पेशेंट को जो है वो अवेक इंटूबेशन वो कंसिडर कर सकते हैं. सो ट्रैकर कॉलिन जो मैंडिबुलर फेशियल डिसऑस्टस जो है वो क्या है जिसमें आपके लेरिंगोस्कोपी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है. यहाँ पे आप देख लीजिएगा माइक्रोजेनिटिया है, एबनॉर्मलिटीज़ हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आप देख लें, इसमें आपके पेशेंट की डिफ़िकल्ट लेरिंगोस्कोपी एंड डिफ़िकल्ट इंटूबेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. यह आप देखिए ट्रिगर कॉलिन सिंड्रोम है, इसमें आपकी आई विद द डाउन स्लैंट, आपकी जो चीक्स है आपके जो एक साइड है वो डिप्रेस होता है, और दूसरी बात यह कि जो क्लेफ्ट पैलेट होते हैं. व्हाट कुड बी द इनिशियल कंसिडरेशन फॉर अ पेशेंट, जिसमें आपके प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होंगी, इंट्रा ऑपरेटिव कंसिडरेशन क्या होगी, पोस्ट ऑपरेटिव कंसिडरेशन क्या हो सकती है. टॉकिंग अबाउट दी प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, एक पेशेंट जो है वो एल्डर, तो वो क्या होगा उसमें क्रोनिकली डिलिबेटेड पेशेंट, उसके साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ सारे जो है वो उसके साथ हो सकते हैं. पीडियाट्रिक में भी जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट होगा, या जो वो माल नरोश्त होगा और उसके लिए भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसमें साथ. दूसरी बात ये कि वो पेशेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ हैवी स्मोक रिजल्टेंट सीओपीडी, बार बार जो है वो उसके साथ जो है वो सीओपीडी आ सकता है. हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म वो भी हो सकता है. इन द को एग्जिस्टेंट डिजीज सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है वो भी, तो विच मेक योर पेशेंट वेरी ससेप्टेबल टू द कार्डिक अरेस्ट, और जो इंट्राऑपरेटिव कोमोर्बिडिटीज एंड मॉर्टेलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है इस पेशेंट में. मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है? सो एडिक्वेट प्री ऑपरेटिव वर्कअप फॉर द cardiac status and pulmonary function. You can assess the cardiac status by the ECG, echo and TEETT and EF आप जो है वो assess कर सकते हैं. फॉर द pulmonary function जो है वो PFT बेस्ट है and should be carried out in using the various diagnostic modalities with the objectives of the optimizing patient consideration. सो प्रॉब्लम्स जो है वो क्या क्या हो सकती है ऐसे पेशेंट में? जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपका एयरवे मैनेजमेंट होगा, बिकॉज इस पेशेंट में जो है वो एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा. दूसरी बात है ये सर्जरीज है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग सर्जरीज होती है, एक्सटेंसिव लॉन्ग सर्जरीज होती हैं, उसमें भी जो इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा हो सकती है. जैसे ही आपका एनेस्थीसिया टाइम जो है वो ज़्यादा होता है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऐसे पेशेंट में टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ये पीडियाट्रिक पेशेंट में ज़्यादा होता है. पीडियाट्रिक पेशेंट में क्यों? बिकॉज पीडियाट्रिक पेशेंट जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, बिकॉज ये मेजर सर्जरीज हैं,
और ये फेशियल सर्जरीज, ये डेंटल सर्जरीज, उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड सप्लाई टू द ओरल केविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके आपके माइनर कट पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकते हैं। जो पूरा न्यूट्रिशन स्टेटस है उसमें आपकी एबनॉर्मलिटीज़ या जो एनाटॉमिकल चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज में आप क्या करेंगे, कॉशियस विद द वेजोकॉन्स्ट्रक्टर, बिकॉज वहाँ पे इस्कीमिया नेक्रोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कॉशियस विद ट्रांसफ्यूजन एंड कॉशियस विद द डायलिसिस, बिकॉज पेशेंट जो बच्चे हैं उसमें आप जो है वो अगर आपका फ्लूइड जो वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर आप डायलिसिस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद पेशेंट आपका हाइपोटेंसिव एंड कोलेस्ट में चल सकते हैं। Airway versus the orotracheal versus nasotracheal versus tracheostomy versus submandibular would depend upon the position of the patient, situation of the patient, depend upon the patient preferences, anesthetic consideration, and the surgeon preferences. So patient spontaneous versus post-operative mitigation either depend upon the short procedure है or you don't need to any muscle relaxation, so you should choose for you go for the spontaneous ventilation. If either patient is extensive surgery, then you should go for the PPV या post-operative ventilation. Intraoperative consideration monitoring में आपके जो नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ECG, जो SpO2 पल्स ऑक्स से जो हम मेजर करते हैं, इंटाइलर कार्बन डाइऑक्साइड की एफनोग्राफी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर जो प्रॉब है। चॉइस ऑफ वोलेटाइल एजेंट जो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, स्यूफोरन बेस्ट है ऐसे पेशेंट में, बिकॉज वो इरिटेंट नहीं है, वो फंजेंट स्मेल उसकी नहीं है और वो स्वीट है। चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया आल्दो वो डिपेंड करता है आपके पेशेंट प्रेफरेंसेस पे एंड condition of the patient and the anesthetic mood. So post-operative extubation, a risk of aspiration of the blood loss, pus and debris, although because patient आपके जो सर्जन है वो यहाँ पे काम कर रहा हो, ऐसे पेशेंट में हम प्री ऑपरेटिव जो है वो 4x4 पैक जो है वो आपके रख देते हैं पेरेंजियल एरिया में। आपका पेशेंट जो है वो आइदर अवेक होगा या डीप होगा, बस मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट हैं जो है वो अवेक एक्सटूबेट करते हैं। सो यूज़ ऑफ नेजोट्रैकियल इंटूबेशन या ट्यूब्स which does not stimulate the gag reflex such as an oral tube facilitate the latter approaches. If nasal tube जो है वो has been used, it is possible to convert into nasopharyngeal airway by withdrawing. क्या करेंगे अगर फॉर एग्जांपल नेज़ल के थ्रू हमने जो ट्यूब पास किए उसको हम डिफ्लेट करेंगे और उसको जो है वो पेरेंजियल एरिया में लेके आएंगे और उसको अगेन इन्फ्लेट करेंगे, तो उसको हम नेजोपेरेंजियल एयरवे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम कट कर सकते तकरीबन 15 सेंटीमीटर मार्क पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो ये हम दोबारा इन्फ्लेट इसलिए करते हैं ताकि जो ट्यूब है वो स्लिप ना हो और वो बाहर ना हो। पोस्ट ऑपरेटिव कंसर्न जो है वो आपकी नाजिया वोमिटिंग, बिकॉज आपके ऐसे पेशेंट में ना कि जो ब्लड है वो आपके एसोफेगस में भी चल सकता है। दूसरी बात है कि स्टिमुलेशन है, रेंजियोस्पाज्म, बार्ब, बिकॉज ऑफ द डिब्रीज, बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द ब्लड, जा वायरिंग जो है वो बिकॉज उस पेशेंट में जो है वो औरल सर्जरी से, तो माउथ ओपनिंग या रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन। ऐसे पेशेंट में हम एक्सटूबेशन करते हैं। थ्रोट पैक रिमूव करते हैं, बहुत पेशेंट में जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव एयरवेज डिप्रेस होती है, बिकॉज हमने थ्रोट रिमूव जो पैक है वो रिमूव नहीं की होती। ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन, बिकॉज वहाँ पे जो जा वायरिंग यूज़ हुई तो फिर आपकी न्यूट्रिशन हम इंजी ट्यूब के साथ जो है वो काम करते हैं। फ्लूइड मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस पेशेंट, बिकॉज आपके पेशेंट एक तो बच्चे न्यूनेटल हैं, उसमें आपके फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दी एडल्ट, वो डिफरेंट होना चाहिए। स्पेशल कंसिडरेशन, आपने 2 IV लार्ज बोर कैनुला लगाने हैं, इन्वेजिव मॉनिटरिंग करनी है अगर ऐसे पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल हो, CVP पास करनी है, उसके बाद मसल रिलैक्सेशन देना होता है, इंड्यूस हाइपरटेंशन, सर्टन ड्रग्स जो है ताकि ब्लड लॉस जो है वो ना हो, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, ब्लड लॉस एंड ट्रांसफ्यूजन जो है वो आपने मेंटेन करने होते हैं, एंड हीमोडायनेमिक चेंजेस आपने मॉनिटर करने होते हैं, एंड वीनस एम्बोलिज्म के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वो आपके पोजीशन में भी डिपेंड करता है, एंड योर अप्रोचेज एज वेल। सो रूटीन केयर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, आपके पेशेंट एनाल्जेसिक पे, आपके मॉनिटरिंग में, आपके टेम्परेचर में, वो अगर स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होगी तो आप उसको ICU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी डाल सकते हैं। अगर हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है तो उसके लिए आपने जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्यूजन भी ऐड कर सकते हैं, एड नॉरेड इस तरह के, एंडोब्यूटामिन की। इन चीज़ों के लिए बेस्ट वो है कि जो आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना करें। सो एंट्रोकियोस्टोमी, अगर आपकी एयरवे डिप्रेस हो, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो और इंटूबेशन आप नहीं कर सकते, then you should go for a tracheostomy care. Thank you. If you have any question, you can ask me. Thank you.